बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। चैप्टर 5, दुर्घटनावश गोली लगना 1923 से 1924 तक। विलियम ब्रनम ने अपनी 14वीं गर्मियाँ 1923 की बिताई बगीचे की देखभाल में अपने पिता की मदद करते हुए और खेत में काम करते हुए। चार्ल्स के पास उस जगह 2 घोड़े थे। एक तो हल चलाने वाला बूढ़ा घोड़ा था जो उसका अपना था, और एक जवान घोड़ा उसने श्रीमान वैदन से उधार लिया था, क्योंकि उसके पास एक एक फाल वाले जुताई के 2 हल थे। चार्ल्स हमेशा दोनों को एक साथ चलाता था। जून में बिली और उसके पिता मक्के की पंक्तियों के बीच हलों से जुताई कर रहे थे कि तभी घोड़े घबरा कर चीखने और पैर पटकने लगे। बिली बड़ी मुश्किल से अपने घोड़े को पंक्तियों के बीच ही बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि हल कहीं खड़ी मक्का की पंक्तियों में ना घुस जाएं। वह चिल्लाया, पापा, इस घोड़े को क्या हो गया? चार्ल्स का घोड़ा भी बिदक रहा था। वह रुका, अपने लाल व सफ़ेद चेक वाले रुमाल से माथा पोंछते हुए आसमान को निहारने लगा। बेटा, एक तूफान आ रहा है। बिली ने सिर उठाकर साफ नीले आकाश को देखा। तूफान? मुझे तो कोई भी तूफान नहीं दिख रहा है पापा। बेटा, तुम समझे नहीं। खुदा ने इन घोड़ों को एक सहज प्रवृत्ति दी है। वे बहुत दूर से भी तूफान को सूंघ लेते हैं। उन्होंने फिर से जुताई शुरू कर दी, लेकिन 2 और पंक्तियों से आगे भी ना पहुंच सके थे कि आसमान बादलों से घिर गया। उन्हें बस इतना ही समय मिला कि घोड़ों को लेकर बाड़े में पहुंच जाएं, इससे पहले कि आंधी शुरू हो जाए। बिली ने शायद ही कभी खुदा के बारे में सोचा था, क्योंकि यह विषय घर की बातचीत में मुश्किल से ही कभी आया होगा। परंतु उस दिन उसने उसके विषय में सोचा और वह अचरज करने लगा कि और कौन कौन सी चतुराईपूर्ण सहज प्रवृत्तियां खुदा ने जानवरों में रखी हो सकती हैं। उन सभी अद्भुत चीज़ों के बारे में सोचकर जो उसने जंगली जीवों में अब तक देखी थी, बिली ने यह सोचा कि खुदा वाकई में बड़ा चालाक व्यक्ति होगा। एक शनिवार की सुबह बिली ने पूछा कि क्या वह शहर जा सकता है दिन भर के लिए। चार्ल्स हफ्ते भर अपनी मदद करने के लिए उसे एक डाइम दिया करता था, यह कहकर सब का सब एक ही जगह खर्च मत कर देना बेटा। दूसरों की गाड़ियों पर लिफ्ट ले लेकर बिली जेफरसनविल में अपने चचेरे भाई जिमी पूल के घर पहुंच गया। उसके बाद वह जिमी और अर्नेस्ट फिशर बाजार को निकल गए घूमने के लिए कि अपने पैसे खर्च कर सके। बिली अपनी जेब में उस डाइम को उंगली से टटोलता रहा जबकि वह चलता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह बहुत पैसे वाला है। पहले पहल तो उसने एक पैनी का आइसक्रीम कोन खरीदा। जब उसने उसे खा लिया तो उसने 2 और खरीद कर खा लिए। फिर वह शिव की कैंडी की दुकान पर चला गया और बड़ी ललसाई निगाहों से कांच के मर्तबानों की पंक्तियों में लगी पत्तियों को देखने लगा, जिनमें ठोस वाली टॉफियां भरी हुई थी। बिली यहाँ पर पहले भी आ चुका था और यह जानता था कि उसे सबसे अधिक क्या पसंद है। उसने 2 सेंट की आधा पाउंड दालचीनी वाली रेड हॉट्स खरीद ली। इसके बाद उसके पास बस एक निकल ही बचा था, लियो थिएटर में 2 फिल्मों के लिए पर्याप्त। घंटों तक पश्चिमी फिल्मों में को देखने के बाद बिली सपने देखा करता था, पश्चिम में रहने के और एक ऐसे मवेशियों के फार्म का हीरो बन जाने के जो पर्यटन और मनोरंजन की जगह में बदल दिया गया है। उसकी जवानी की महत्वाकांक्षा की चरम एक असली काउबॉय बनना थी। चैपो, कमर की बेल्ट के साथ जुड़े चमड़े के पाइचे जो काउबॉय पैंट पर सामने लटका कर पहनते हैं पैरों की सुरक्षा के लिए, और बूटों और 10 गैलन चौड़ी किनारी और मुलायम ऊपरी भाग वाली बड़ी टोपी जो पश्चिमी काउबॉय पहनते हैं की हैट के साथ, और एक ऐसे बदमाश घोड़े के साथ जिसे उसके सिवाय कोई और सवारी ना कर सके। उसने अक्सर अपने पिता को यह बातें कहते सुना था कि कैसे जब वह जवान थे उन्होंने जंगली घोड़ों को काबू किया था और केंटकी से टेक्सास तक रोडियो प्रतियोगिताओं में भाग लिया था।
बिली सोचता था, ओ मेरे, मैं बस थोड़ा और बड़ा हो जाऊं, मैं सीधा पश्चिमी इलाकों में चला जाऊंगा और एक असली घुड़सवार बनूंगा। बिली उस बूढ़े हल चलाने वाले घोड़े पर अभ्यास किया करता था। जब वह और उसके पिता खेत में सारा दिन बिताते थे, बिली हमेशा घर जल्दी आ जाता था। घरेलू कामकाज निपटाने के लिए वह अपने थके हुए घोड़े को बाड़े के पीछे लेकर आया, एक पानी के परनाले के पास जो एक खोखले किए हुए लट्ठे से बनाया गया था। उस घोड़े ने अपना मुंह सारी चिपचिपी राल सहित अंदर घुसा दिया और पानी के बहाव में से सुड़क कर पीने लगा, जबकि बिली ने काठी इत्यादि को खोलकर अंदर बाड़े में पहुंचा दिया। पानी के परनाले के ऊपर मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। बिली के छोटे भाई चारों ओर इकट्ठे हो गए। उन्होंने उन बालों को उठाकर जो घोड़े की गर्दन और पूंछ में से कंगा चलाने के कारण निकले थे, एक साथ बुनकर घोड़े के बालों से साफ बना लिया, जिसको वह परनाले में तैराने लगे। जब घोड़े के पानी पीने के कारण लहरें बनी, तो घोड़े के बालों का सांप पानी की सतह पर ऐसे लहराने लगा जैसे रेंगता हुआ कॉपर हेड सर्प। बिली एक सवारी वाली काठी ले आया और उसे घोड़े की पीठ पर चढ़ाकर बांध दिया। पानी के परनाले के आसपास गोखरुओं की झाड़ियां बढ़ गई थी। बिली ने कुछ कटीले गोखरू लेकर काठी के नीचे घुसा कर भर दिए और फिर उसे कस दिया। उसके भाई बाड़े पर चढ़कर लाइन से बैठ गए, प्रदर्शन देखने के लिए तैयार। घोड़े की पीठ पर कूदते हुए बिली ने अपनी एड़ी को उसके पेट में मारा, उसे उछलवाने के प्रयास में। बेचारा बूढ़ा घोड़ा दिन भर के काम से थका हारा पर जोर से चिल्लाकर पीछे मुड़ गया। मुश्किल से ही अपने खुरों को जमीन से उठा पाते हुए बिली काठी में आगे पीछे झूलने लगा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसका घोड़ा खतरनाक रूप से पीठ पर से उछलकर गिरा देने वाला जंगली घोड़ा है। वह जोर से चिल्लाकर बोला, देखो मुझे, मैं एक काउबॉय हूँ। घोड़े के कूले पर अपनी पुआल की टोपी मार मार के उसके सारे भाई हंसने और ताली बजाने लगे। उस शरद ऋतु में फसल कटने के बाद बिली ज्यादा और ज्यादा समय जंगल में मछली पकड़ने में और अपने शिकारी कुत्ते फ्रिट्स के साथ शिकार खेलने में बिताने लगा। बिली अपने कुत्ते से प्यार करता था और यह दावा करता था कि फ्रिट्स किसी भी जानवर को पेड़ पर फंसाए रख सकता था जो चढ़ना जानता हो। संक तक उसके कुत्ते की विश्वास योग्यता को हतोत्साहित नहीं कर सकता था। फ्रिटर्स एक संक तक को दौड़ा कर झाड़ी में घुसा सकता था और फिर उसके चक्कर काट काट कर भौंकता रहता, ताकि वह संक उसी में चुपचाप छिपा रहे। जब बिली पहुंच जाता तो उसे केवल इतना करना होता कि झाड़ी का ढेर उठा के बोले, फफेड़ दे बेटा। बिना झिझके फ्रिटर्स हमला कर देता और संक को दबोच लेता, उस भयानक बदबू को नजरअंदाज करते हुए जो उस पर उसने छिड़की होती थी। स्वाभाविक सी बात है, बिली की माँ को यह आदत अच्छी नहीं लगती थी। बिली के लिए शिकार करना और मछली पकड़ना मन बहलाने से अधिक बन गया था। उसके द्वारा जंगल में बिताए घंटे भारी संसार से बचकर शरण लेने का स्थान बन गए थे। जीवन में शांति का अवकाश, जिसके बिना वह उन असहनीय परिस्थितियों के द्वारा बुरी तरह कुचल दिया जाता। जंगल में बिली को बहिष्कृत महसूस नहीं होता था। उसे लगता था कि वह जंगल के जीवन का हिस्सा है, मौसमों की ताल का हिस्सा है, ब्रह्मांड के स्वाभाविक क्रम का हिस्सा है। उसे महसूस होता कि वह भी किसी का है। बिली घर से और दूर तक जाकर घूमने लगा और ऐसा करते हुए वह पहुंच गया टनल मिल पर, जो कि एक निर्जन ग्रामीण इलाका था। चार्ल्स टाउन, इंडियाना के पास जेफरसनविल से 15 मील उत्तर पूर्व में। उस इलाके को यह ध्यान आकर्षित करने वाला नाम मिला था एक आटे की चक्की के कारण जो कभी हुआ करती थी 14 माइल क्रीक के पड़ोस में। 18वीं सदी के शुरुआती दौर में जॉन वर्क नाम का एक आदमी एक पनचक्की लगाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था। एक सटीक स्थान को ढूंढ पाना आसान नहीं था। जरूरी था कि पानी का पर्याप्त तेज बहाव और मात्रा मिले ताकि उसकी पनचक्की का पानी से चलने वाला बड़ा पहिया चलता रह सके, साल भर जितने अधिक माह संभव हो सके। जॉन वर्क ने ध्यान दिया
कि एक जगह पर 14 माइल क्रीक चट्टान की एक बड़ी सी पहाड़ी के चारों ओर चक्कर काट कर ढाल के साथ 24 फीट तक उतरती हुई आती है। चतुरता के साथ उसने यह हिसाब लगाया कि यदि अपनी पंचक्की को पहाड़ के जलधारा के उतरने वाली ओर लगाया जाए और डायनामाइट के धमाके की सहायता से चट्टानी टीले के आर पार ऊपर वाली तरफ तक एक सीधी सुरंग बना दी जाए तो इस सुरंग में से आकर इस ओर ऊंचाई से पानी गिरेगा जो उसकी पंचक्की के पहिए को चलाने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी उसे कभी भी जरूरत पड़े। वह पंचक्की और सुरंग 1820 में बनकर तैयार हो गई और उस इलाके के अनुरूप टनल मिल नाम पा गई। 30 वर्ष पश्चात जॉन वर्क के बेटे ने उस आटे की चक्की को विलफोर्ड ग्रीन को बेच दिया, जिसका परिवार उसके बाद उसे चलाता था। इसलिए उस जगह को कभी कभी स्थानीय बाशिंदों के द्वारा ग्रीन्स मिल भी बुलाया जाता था। संभवतः से अलग थलग टनल मिल वाली जगह मछलियों, हिरनों, अपोसमों, संकों, रैकूनों, छछूंदरों, उदबिलावों, गिलहरियों, पेड़ों, टीलों, चट्टानों, जलधाराओं, निश्चलता और शांति से भरी हुई थी। कम शब्दों में वह सब कुछ जो बिली को जीवन में चाहिए था वह वहां पर अक्सर जाया करता था। सामान ढोने वाली ट्रकों ने सवारी लेकर जो चार्ल्स टाउन और जेफरसनविल के बीच चला करते थे, कभी कभी वह अपने दोनों मित्रों जिमी पूल और सैम अडायर को मना लेता था कि उसके साथ वहां चले। कभी कभी वह एडवर्ड और हेनरी को भी ले जाया करता था। अक्सर वे लोग खाली पड़े वन पालक के कैबिन में सो जाया करते थे और हमेशा ही वे अपना सुबह का नाश्ता जलधारा में से ही पकड़ा करते थे। एक जगह पर 14 माइल क्रीक 10 फीट गहरी और 40 फीट चौड़ी हो जाती थी, एक बढ़िया नहाने का स्थान बनाते हेतु। बिली इस स्थान को बीवर होल बुलाता था। उसने एक लंबी रस्सी लेकर उसका एक सिरा ऊंचाई पर एक पेड़ के तने से बांधकर रस्सी को धारा के ऊपर लटका दिया था। किनारे से वे रस्सी लेकर दौड़कर लटक जाते और धारा के ऊपर दूर तक झूलते, फिर वहां छोड़ देते। उस रस्सी ने उन्हें मनोरंजन के अनगिनत घंटे प्रदान किए। जब उसे अपने साथ ले जाने के लिए कोई न मिलता तो बिली अकेला ही गाड़ियों से लिफ्ट लेता हुआ टनल मिल पहुंच जाता था। वह कई दिनों तक वहां शिकार करता और मछली पकड़ता और बीहड़ जंगलों में अन्वेषण करता रहता। इन्हीं भ्रमणों में एक के दौरान संयोगवश उसे उसका भविष्य का छिपने का स्थान मिल गया। पहाड़ी की एक ओर से घूम कर आते हुए उसने अपने आप को चुना पत्थर की खड़ी चट्टानी की तलहटी में पाया। उसके नीचे जमीन का तेज ढलाव था जो सीधे लगभग 80 फीट गहरे दर्रों में जा रहा था। पूरे इलाके में सघन जंगल था और बड़ी बड़ी चूना पत्थर की चट्टानें बिखरी पड़ी थी जो ऊपर खड़े चट्टानी पहाड़ की ऊंचाई से गिरी थी। बिली बहुत सावधानी पूर्वक उस खड़े चट्टान पहाड़ के तल में अपना रास्ता बनाकर चल रहा था कि उसका ध्यान गया लगभग 2 फुट चौड़े छेद पर जो उसके पैर के पास था, घनी झाड़ियों से लगभग पूरी तरह छिपा हुआ। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी लोमड़ी की मांद है, चट्टानों के बीच एक दरार जिसमें जानवर मौसम से शरण पाते होंगे, पर करीब से जांच करने पर यह जाहिर हुआ कि वह एक गुफा का मुहाना है। बिली टांगों को आगे रखकर रेंगता हुआ मुहाने से अंदर घुसा। मुहाने का छेद 3 फीट गहरा था और फिर वहां से फर्श ढाल नुमा था जो और नीचे वापस पहाड़ी की तलहटी की ओर जाता था, जहां आगे पहुंचकर एक संकरा रास्ता बन जाता था जिसमें वह आराम से खड़ा हो सकता था। वहां की हवा ठंडी और नमी लिए हुई थी। बिली उस सुरंग में कुछ दूर तक को टोलते टोलते बढ़कर फिर उसे डर लगने लगा। क्या होगा यदि वह किसी गहरे गड्ढे में फिसल जाए। अब अंधेरे में आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह बाद में आएगा बेहतर तैयारी के साथ। अगली बार बिली जब उस जगह गया वह अपने संग कुछ मोमबत्तियां ले गया ताकि वह गुफा में अंदर तक जाकर जांच पड़ताल कर सके। वह रेंगकर मुहाने के भीतर घुसा और चिकनी ढलान पर फिसलता हुआ उस पहली जगह तक पहुंचा जहां पर वह खड़ा हो सकता था।
यहाँ पर गलियारा केवल 18 इंच चौड़ा था। हालांकि दीवारें लगभग सीधी खड़ी थी। मोमबत्तियों की फड़फड़ाती हुई सी रोशनी में अंदर के चूना पत्थर की चट्टानों के कोणों की परछाइयां काफी स्पष्ट रीति से बन रही थी। रास्ता थोड़ा सा दाहिनी ओर मुड़ गया था और थोड़ा सा चौड़ा हो गया था। यहाँ पर फर्श और छत दोनों ही पर्याप्त रूप से समतल थे, ऐसे जैसे कि गुफा का यह भाग इंसानों के रहने के लिए बनाया गया हो। वहां पर यहाँ तक कि एक ताक सी भी उभरी हुई थी, एक दीवार से, जो एक बिस्तर के हिसाब से बिल्कुल सही नाप की थी। अगले 12 फीट के बाद गलियारा फिर से संकरा हो गया। फर्श और छत फिर से अनियमित हो गई। छत भरी हुई थी चूना पत्थर के कोनदार हिस्सों से जो मजबूती से जुड़े हुए थे, पर ऐसा दृष्टिभ्रम पैदा करते थे जैसे किसी भी पल गिर पड़ेंगे। इस जगह तक वह मुहाने से लगभग 25 फीट अंदर तक आ गया था। अचानक वह रुक गया और अचंभे से सीटी बजाने लगा। उसके ठीक सामने वह गुफा चौड़ी होकर एक कमरे में बदल गई। कमरे के ठीक बीचों बीच चूना पत्थर की भारी भरकम चट्टान थी जो मेज के आकार की थी। वह मेज आयताकार खंड की थी जो 3 फीट ऊंचा, 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा था। मेज की ऊपरी सतह ध्यान आकर्षित करने की हद तक सपाट और समतल थी और चारों किनारे बड़ी सफाई से वर्गाकार थे। लेकिन कमरे की सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाली चीज थी एक धारदार 3 पहलुओं वाली चट्टान जो छत में से नीचे की ओर एक उल्टे पिरामिड सरीखी उभरी हुई थी। यह चट्टान ठीक मेज के ऊपर स्थित थी। पिरामिड की नोक मेज की सतह से बस कुछ ही इंच ऊपर थी। बिली इस खोज से बड़ा प्रसन्न हुआ। यह छिपने का एकदम सटीक ठिकाना था। उसने उसे अपने भाइयों या दोस्तों में से किसी को भी इसे ना दिखाने का निर्णय किया। यह केवल उसी का अपना एक खास गुप्त भेद होगा। जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसने मुहाने को छिपा दिया ताकि कोई भी दूसरा भ्रमणकर्ता या शिकारी उसे संयोगवश पा न ले। यह उसकी युवावस्था के अच्छे समय थे। अच्छी यादें, जंगलों में घूमते फिरना, सितारों के नीचे सोना, सुबह के नाश्ते के लिए मछली पकड़ना, रात के खाने के लिए अपनी 0.22 कैलिबर की राइफल से शिकार करना। बिली का निशाना बढ़िया होता चला गया जब तक कि वह 50 गज की दूरी से ही गिलहरियों को नामार गिराने लगा, और हर बार दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच। असल में तो उसके लिए यह चुनौती भरा खेल ही बन गया था कि जब तक कि गिलहरी उसकी ओर ही ना देख रही हो, वह घोड़ा दबाता ही ना था। और शॉटगन के साथ भी वह काम हुनरमंद नहीं था। आसानी से किसी शिकारी वाली चिड़िया को उड़ते में ही मार गिराता था। 1923 की शरद ऋतु के दौरान एक शाम को 14 वर्ष का बिली अपने ममेरे भाई जिमी पूल के साथ घर लौट कर आ रहा था। दोनों उस दोपहर भर चिड़ियों का शिकार करते रहे थे, लेकिन अब उनके विचार कहीं और थे, चुटकुले सुनाने, हंसने और एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने में। लापरवाही में जिमी अपनी शॉटगन में से गोलियां निकालना भूल गया था। अचानक जिमी की बंदूक चल गई, बहुत करीब से दग कर बिली के पैरों को फाड़ती हुई। बिली दर्द से चीखते हुए वहीं ढेर हो गया। जिमी अपने साथी के पास अपने घुटनों पर आ गिरा और बड़बड़ाते हुए, मुझे माफ़ कर दो बिली, मुझे माफ़ कर दो, यह एक दुर्घटना थी, मैं तुम्हें नहीं। फिर उसने अच्छी तरह से अपने दोस्त की टांगों को देखा। जिमी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बिली, हिलने की कोशिश मत करना, मैं जाकर मदद लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, बिली चिल्लाकर बोला। लेकिन जिमी को किसी खरगोश की तरह भागना शुरू कर दिया। जब बिली ने नीचे अपनी टांगों पर निगाह डाली तो वह यह देखकर बुरी तरह से डर गया कि उनके चीथड़े उड़कर वे लगभग 2 टुकड़े ही हो गई थी। उसने अपना सिर वापस जमीन पर पलट लिया और डर से कांपने लगा। खुदा मुझ पर दया करें, उसने कर्रा के बोला। आप जानते हैं कि मैंने कभी नहीं किया। और फिर वह रुक गया, अपने जीवन में किसी भी अच्छी चीज़ के विषय में सोचने के लिए जिसके द्वारा खुदा संभवतः प्रभावित होकर उस पर दया कर दे। एकमात्र चीज़ जो वह सोच सका था वह थी, खुदा मुझ पर दया करें। आप जानते हैं मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया है। जल्दी ही जिमी एक पड़ोसी के साथ लौट कर आया, फ्रैंकी आइक, जो बिली को गाड़ी में लाद कर क्लार्क काउंटी
मेमोरियल अस्पताल में ले गया। बिली पीड़ा से चिल्ला रहा था जब नर्सों ने मांस के बड़े बड़े लोथड़ों को कैंची से काट काट कर निकाला और गहरे गड्ढे नुमा घाव को जितनी अच्छी तरह हो सके साफ किया। श्रीमान आयक बिली का हाथ पकड़ रहे थे। जब नर्सों ने काम पूरा कर लिया तो उन्हें बिली की उंगलियों को श्रीमान आयक की कलाई से औजार की सहायता से खोलना पड़ रहा था। एक एक्सरे ने यह दर्शाया कि गोली रक्त धमनियों के इतने करीब से गुजर कर निकली थी कि हल्का सा छीलना भी उन रक्त धमनियों को काट सकता था और बिली का खून बहने लगा। यह उन दिनों की बात है जब लहू चढ़ाने की विधि की खोज नहीं हुई थी। यदि बिली का खून ज़्यादा निकला तो यह उसके लिए प्राण घातक हो जाएगा। उस रात बिली बहुत व्याकुलता के साथ सोया। किसी समय वह रिरिया कर रोता ही रहता, दूसरे समय दर्द से कराते हुए देर रात में किसी समय वह छटपटाहट की आवाज़ से जाग गया। अपनी शत विक्षत टांगों को जब उसने छूने की कोशिश की तो उसका हाथ खून के तालाब में डूब गया। उसने नर्सों को बुलाने वाली घंटी बजाई, लेकिन वे बस इतना ही कर सकी कि तौलियों से खून सोख कर साफ कर दे और पट्टी को थोड़ा और कस के बांध दे। अगली सुबह नर्स बिली की पहियों पर धकेलकर ऑपरेशन कक्ष में ले गई और उसे इथर देकर बेहोश कर दिया। डॉक्टर रीडर क्षति का इलाज करने के लिए जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, पर चूंकि बिली बहुत कमज़ोर अवस्था में था, डॉक्टर यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि लड़का बच पाएगा। इस पूरे मामले के दौरान बिली के माता पिता के अलावा 2 और महिलाएं थीं जो उसके साथ साथ बनी रही। श्रीमती स्टीवर्ट परिवार की एक मित्र और श्रीमती रोडर, जिनके पति स्थानीय कारों की कार्यशाला में एक सुपरिटेंडेंट थे। बेहोशी की दवा के असर से बिली 8 घंटे तक सोया रहा था। अंततः जब उसने अपनी आंखों को खोला, उसने अपने बिस्तर के ठीक पड़ोस में श्रीमती रोडर को बैठे देखा, रोते हुए, क्योंकि वह मौत के इतने करीब था। वह फिर नींद में चला गया और अगले 1 घंटे के दौरान कई बार होश में आया और फिर बेहोश हुआ। फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो स्वप्न जैसा ही था, परंतु स्वप्न से ज़्यादा सजीव था। खिड़की के शीशे जितना जैसे वह वास्तव में वहीं पर है, और इस जागरूकता में उसने महसूस किया कि वह गिर रहा है, अंधकार में, अनंतता में, धुंधले से बादलों में से होता हुआ, डूबता हुआ नीचे नीचे नीचे। इस दुनिया का तो कोई तल भी है पता नहीं चल रहा था। उसका गिरना रुक ही नहीं रहा था। वह चिल्लाया, पापा। वह शब्द पाठ व बेजान मालूम पड़ा। मम्मा, वह चीखा, मम्मा। उसकी माँ वहाँ नहीं थी। खुदा, उसने पुकारा, मुझे पकड़ लीजिए। उसकी दयनीय चिल्लाहटें खोखली मालूम पड़ रही थी उस अथाह शून्यता खाली स्थान में। क्या अंधकार कभी समाप्त नहीं होने वाला था? क्या वह पृथ्वी के आयाम के परे चला गया था, खुदा की पहुंच के बाहर? हो सकता है वह हमेशा के लिए इसी प्रकार गिरता रहे। खौफ ने उसे जकड़ लिया। उसके बाद हल्की, बहुत ही हल्की आवाज़ें उसे सुनाई पड़ने लगी, डरावनी, कहराने की आवाज़ें। जैसे जैसे वे गिरता जा रहा था, वे आवाज़ें बढ़ती गई, जब तक कि वे उसके चारों ओर ही न आ गई, कराहटें और आहें। अब अंधकार में चेहरे प्रकट होने लगे, स्त्रियों के चेहरे, घिनौने चेहरे, जिनकी आंखों के चारों ओर हरे नासूर फोड़े भरे हुए थे और मरोड़े हुओं से मुंहों से कराहट निकल रही थी। ओह ओह ओह! बिली चीख उठा। ओ खुदा, मुझ पर दया करें, दया करें। आप यदि बस मुझे वापस लौट जाने दें और जी लेने दें, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं एक अच्छा लड़का बन के रहूँगा। पल भर में ही वह अस्पताल के कमरे में वापस था। उसकी धुंधली सी दृष्टि उसकी माँ की काली गहरी आंखों पर केंद्रित हो गई। उसका चेहरा खिल उठा और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया, रोते हुए, ओ बिली, बिली, हमें लगा तुम मर गए। खुदा का धन्यवाद हो, तुम जिंदा हो। जिंदा? हाँ, पर बस मुश्किल से ही जिंदा। उन दिनों में कोई पेंसिलिन उपलब्ध नहीं थी और उसकी क्रूरतापूर्ण घाव संक्रमण से पूरी तरह लाल होकर जल रहे थे। अस्पताल में उसे 2 हफ्ते हो चुके थे। ब्रह्मों के पास अस्पताल का बिल भरने को कोई पैसे नहीं थे, सो श्रीमती रॉडर ने अब बिली के लिए स्वेच्छा दान के द्वारा धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
उनकी चर्च की आर्थिक सहायता संगठन, जो कि मेसन थे, कू क्लक्स क्लैन और व्यक्तिगत दानों को जोड़कर सारे चिकित्सीय खर्चों को पूरी तरह भुगतान हो गया था। अंत में डॉक्टरों ने कहा कि बिली में पर्याप्त सुधार है कि वह घर जा सकता है। दुर्भाग्यवश उसकी परीक्षा पूरी हो चुके होने से अभी काफ़ी दूर थी। घर पर भी वह बिस्तर से ही लगा हुआ था। महीने बीत गए, लेकिन उसकी टांगों में कोई सुधार नहीं हुआ। बिली ने अपने पुआल के गद्दे पर कई अंधेरे और दर्द भरे घंटे करवटें बदली, उस अजीब अनुभव के बारे में सोचते हुए जिसमें वह ऐसे भयानक अंधकार में गिरता ही चला जा रहा था। वह इतना वास्तविक, इतना स्पष्ट प्रतीत हुआ था। वह था कहाँ पर? डॉक्टरों के बाद में उसे उसकी शारीरिक स्थिति के विषय में बताया था जो उस समय की थी। उसकी नब्ज लगातार गिरती रही थी, जिसके कारण वे निश्चित थे कि वह मर रहा है। बिली अचंभा करने लगा कि कहीं वह नरक में तो नहीं गिर रहा था। इसने उसे परेशान कर दिया था। वह यह सोचने लगा, ओह, काश मैं वैसी किसी भी जगह कभी ना जाऊं। काश ऐसा हो कि किसी भी मनुष्य को वैसी किसी जगह कभी ना जाना पड़े। फिर उसने सोचा कि उसने खुदा से क्या वायदा किया था। यदि आप मुझे जिंदा बना रहने दें तो मैं वायदा करता हूँ कि मैं एक अच्छा लड़का बन के रहूँगा। अच्छा लड़का होने का क्या मतलब होता है? और खुदा है कौन वैसे? इस पूरे अनुभव ने उसे परेशान किया हुआ था। जैसे जैसे उदासीनता से भरी सर्दियां गर्माहट के साथ 1924 के बसंत में लगी, यह जाहिर हो गया कि बिली के घाव खराब ही हो रहे हैं, बेहतर होने की बजाय। उसकी पिंडलियां अपने सामान्य आकार से सूजकर दोगुनी हो गई थी और सूजन चढ़कर जांघों तक पहुंच गई थी, जिस कारण वह अपने पैरों को सीधा नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर रीडर ने उसकी इस अवस्था का कारण खून में जहर फैल गया होना बताया, जो उन टुकड़ों के कारण हुआ था जो उसके जख्मों के अंदर ही रह गए थे। फिर से बिली की जान को खतरा था। डॉक्टर ने तो यह सलाह दिया था कि उसके दोनों पैरों को कूलों से काट कर अलग कर दिया जाए। बिली अपने पैरों के खोने के विचार तक को सह नहीं पाया। वह शिकार कैसे करेगा और जंगलों में कैसे घूमेगा? इससे अच्छा तो वह मर ही जाए। संपूर्ण इरादे के साथ उसने अपने पैरों को काटने के लिए मना कर दिया। आंसुओं के साथ बोला, नहीं डॉक्टर, बस थोड़ा ऊपर आ जाइए और इन्हें यहाँ ऊपर से काट दीजिए। और अपने हाथ से उसने अपनी गर्दन पर लकीर बना दी। एक संभावना तुम्हारे पास है कि बिना हमारे अंग विच्छेदन किए हुए तुम भी बच जाओ। डॉक्टर रीडर ने उत्तर दिया, हम लोग अंदर जाकर उन सारे बाहरी पदार्थों को तुम्हारे जख्मों से बाहर निकालने की कोशिश करें। संभावना तो बहुत कम है, पर यह शायद काम कर जाए। वह एक छोटा सा मौका था जिसे बिली लेना चाहता था। बंदूक के साथ हुई उसकी दुर्घटना के 7 महीने बाद बिली फिर से ऑपरेशन की मेज पर लेटा। डॉक्टर रीडर और डॉक्टर पर्ल लुईविल से आए एक विशेषज्ञ ने उसके जख्मों को फिर से खोला और सावधानी से उसके मांस में ढूंढ-ढांड की। चिपचिपे शिकार के कपड़ों के टुकड़े, बंदूक के कारतूस के अंदर वाली दफ्ती के टुकड़े और जितने छर्रे वे ढूंढ-ढांड कर निकाल सकते थे निकाले। फिर उन्होंने चीरों को दोबारा सिल कर जोड़ा और भले की आशा करने लगे। बिल बेहोशी की दवा के असर में कई घंटों तक सोता रहा। अपनी इस अंधकार में अनिश्चितता की स्थिति में से निकलकर पुण्य होश के तेज प्रकाश में आते समय बिली को एक और हिला देने वाला अनुभव मिला। प्रत्येक हिस्सा इतना स्पष्ट और वास्तविक था जैसा कि पिछला वाला, लेकिन उससे बहुत फर्क। इस बार वह जानता था कि वह पूरी तरह जगा हुआ है, क्योंकि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और सीधे अपने पिता की ओर देख रहा था। अस्पताल का कमरा धुंधला हो गया और अचानक ही ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पश्चिम में एक मैदानी जगह में खड़ा हुआ है। कैक्टस और गुच्छों के घास हर दिशा में उगी हुई हैं, दूर क्षितिज तक। एक बहुत बड़ा सुनहरा क्रूज उसके ठीक सामने आकाश में लटका हुआ है, सूर्य की तरह चमक रहा है और रोशनी की तरंगे विसर्जित कर रहा है।
जैसे ही बिली ने अपने हाथों को उस प्रतीक चिन्ह की ओर उठाया, प्रकाश की उन तरंगों में से कुछ सीधे उसके सीने में आ गई, ऐसा प्रतीत हुआ। यह अनुभव समाप्त हो गया और बिली ने स्वयं को अस्पताल के कमरे में पाया, अपने पिता की ओर देखते हुए। वह ऑपरेशन सफल हो गया था।